आज हम पढ़ेंगे आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन। सर बहुत बढ़िया चैप्टर है, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे साथ रहना, पूरा याद करवा दूंगा शुरू से एंड तक। ठीक है, तो ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट 2। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 क्या होता है पार्ट 2 का? चैप्टर नंबर 2 आपका बात करता है CIRP से। चैप्टर नंबर 3 बात करता है आपका CIRP का लिक्विडेशन। चैप्टर नंबर 3A बात करता है आपका PPIRP का। और चैप्टर नंबर 4 बात करता है फास्ट ट्रैक CIRP। और चैप्टर नंबर 5 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉलेंट्री लिक्विडेशन का। ये सब कवर होते हैं पार्ट 2 के अंदर। बहुत बढ़िया। तो आज हम जो पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 वॉलेंट्री लिक्विडेशन। सर एक चीज़ हमेशा याद रखना, वॉलेंट्री लिक्विडेशन हमेशा सॉल्वेंट कंपनी का ही होता है। कभी भी इंसॉल्वेंट कंपनी नहीं जा सकती वॉलेंट्री लिक्विडेशन में। तो सर वो कहाँ जाएगी? वो चैप्टर नंबर 3 में जाएगी। कौन सा? आपका CIRP का लिक्विडेशन में। तो आज हम तो वॉलेंट्री पढ़ रहे हैं, तो वॉलेंट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए ना हमें प्रोसेस बता रखा है कि कैसे कंपनी जाती है और क्या क्या इसको चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला शुरुआत होती है बोर्ड से। 3 स्टेज से गुजरना होता है, हमें 3 चीज़ें देखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर की परमिशंस एंड अगर क्रेडिटर हैं तो क्रेडिटर का अप्रूवल। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ ओनली एक सेक्शन डील करता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन से, सेक्शन नंबर 59। और बाकी सब रेगुलेशन है जो इसको थोड़ा बड़ा बनाती हैं, थोड़ा इज्जत देती हैं इसको। पहला सेक्शन नंबर 59 प्रोसीजर बोर्ड का। बोर्ड क्या कहता है? बोर्ड कहता है कि जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड है वो बोलेंगे कि हमने सारे अफेयर्स कंपनी के देख लिए हैं और ये उनका ओपिनियन ये है कि कंपनी का कोई भी डेट नहीं है, और अगर कंपनी के अंदर डेट है तो वो एबल टू रीपे है सारा डेट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। पहला ख़त्म। दूसरी वो डिक्लेरेशन ये देंगे कि जो कंपनी है, ये नॉर्मल डिक्लेरेशन हर जगह जाती है कि जो कंपनी है, जो लिक्विडेशन हो रहा है ये डिफ्रॉड पर्पस के लिए नहीं हो रहा है। तीसरी डिक्लेरेशन जाएगी, अभी अमेंडमेंट के थ्रू डाली थी, कि अगर कोई फ्यूचर में ओब्लिगेशन आ रही है, कोई भी मैटर आ रहा है, पेंडिंग मैटर है, तो उसके लिए ये लोग सफिशिएंट प्रोविज़न बना के जा रहे हैं। तो 3 डिक्लेरेशन मेजोरिटी ऑफ बोर्ड एफिडेविट पे लिख के देंगे। सर क्या? पहली कि इन्होंने सारे अफेयर ऑफ द कंपनी चेक कर लिए हैं और इनका ओपिनियन ये है कि कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी के पास डेट है तो ये अपना डेट पूरा रीपे करने की हैसियत रखते हैं ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। खत्म, पहला पॉइंट ये। दूसरा चेक ये लगाते हैं कि जो लिक्विडेशन हो रहा है ये डी फ्रॉड पर्पज़ के लिए नहीं हो रहा है भाई, ये हम अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, तो इसलिए कर रहे हैं। तीसरा, ये तीसरी डिक्लेरेशन जाती है, ये जो अमेंडमेंट के थ्रू डाली, कि अगर कोई फ्यूचर में ऑब्लिगेशन आती है, पेंडिंग मैटर है, तो उसके लिए ये लोग सफिशिएंट प्रोविज़न बना के जाएंगे। सर डिक्लेरेशन के साथ ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करके देंगे। पहला डॉक्यूमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस के लास्ट रिकॉर्ड्स कितने, पिछले 2 साल के। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी पिछले 2 साल की। सेकेंडली, ये लोग देंगे आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो एरे गैरे से नहीं होगी, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन निकाली है उस रिपोर्ट को फाइल करेंगे। 2 चीज़ें दोबारा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर्स की। सेकंड, जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली है वो फाइल करेंगे। तीसरा, जो फिर से अमेंडमेंट के थ्रू डाली है डॉक्यूमेंट, कि अगर कोई भी कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग मैटर है, असेसमेंट है, लिटिगेशन है, कोई भी पेंडिंग है, तो इसको सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो 3 डिक्लेरेशन के साथ 3 अटैचमेंट पढ़ ली हमने। सेकंड, अब जब भी ये बोर्ड की डिक्लेरेशन हुई है ना, अब बोर्ड को इंश्योर करना है विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स, दोबारा विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स इनको शेयर होल्डर की ना अप्रूवल लेनी पड़ेगी मीटिंग में। अब सर यहाँ पे मुद्दा उठता है, कौन सी मीटिंग होगी? SR पास होगा या मीटिंग में, या फिर OR पास होगा? 2 बातें। अब देखो यहाँ पे कैच है, SR और OR पास होने के लिए कैच है। SR तब पास होगा जब कंपनी ने कोई भी पहले से बता नहीं रखा था कि हम इस डेट पे, या हमारा कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया, या फिर हमारा कोई ऐसा इवेंट पूरा होगा तो हम लिक्विडेट हो जाएंगे। तो अगर आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं बता रखा था तो ये डायरेक्ट SR पास करेंगे। अगर ये सब बता रखा था कि हम दैट इज इस डेट पे हम अपना लिक्विडेशन स्टार्ट कर देंगे, या हमारा कोई इवेंट ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला हमारा कोई टारगेट कंप्लीट हुआ, तो हम लिक्विडेशन स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा OR पास होगा। ठीक है, मतलब अगर आर्टिकल में लिखा है पहले से कि कंपनी वाइंडिंग अप होगी इस टाइम पे, तो यहाँ पे आपका OR पास होगा। पर अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो आपका SR पास होगा। बहुत बढ़िया। इसी मीटिंग के अंदर हम लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ याद रखना।
इसी मीटिंग में हम लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर लेते हैं साथ साथ। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो जिस दिन एसआर पास हुआ, जिस दिन ओआर पास हुआ, उसी डेट को हम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मानते हैं। ठीक है सर। जैसे सीआईआरपी में हम क्या पढ़ते हैं कि जब से एनसीएलटी ने क्लेम एडमिट कर लिया, वो मतलब एंश्योर हो गई कि डिफॉल्ट हुआ है, तब से वहाँ पे कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाती है, सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस दिन एसआर या ओआर पास हुआ उस दिन को हम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। एंड ये जो हम एसआर पास हुआ, ओआर पास हुआ, ये 7 दिनों में विद इन द पीरियड ऑफ 7 days हम आईबीबीआई को और आरओसी को बताते हैं कि हमारा लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ये हमें इंटीमेट करते हैं आईबीबीआई को, आरओसी को। खत्म। सेकंड, थर्ड, तीसरा प्रोसीजर क्या बताया था? पहला बोर्ड, दूसरा शेयर होल्डर, तीसरा क्रेडिटर। तो यहीं से जब से हमने एसआर ओआर पास हुआ उसके 7 दिनों के अंदर क्रेडिटर अगर है कंपनी में तो उनका अप्रूवल ले लेते हैं। सर अप्रूवल कितने से लेंगे? 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, उनका अप्रूवल लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये 7 दिनों में होगा। तो पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दी, 3 डिक्लेरेशन, 3 डॉक्यूमेंट, देन शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया विद इन द पीरियड ऑफ 4 weeks, एसआर पास हुआ और लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। ठीक है। और उसके 7 दिनों में 2 काम, या तो नहीं एंड है, या तो हमने क्रेडिटर से अप्रूवल ले ली 2/3 ऑफ वैल्यू, और सेकेंडली जहाँ से हमारा एसआर पास हुआ वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हो गई, तो वो हमें इंटीमेट करनी है किसको? आईबीबीआई को एंड आरओसी को। बहुत बढ़िया। अब आगे आए यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया क्रेडिटर, सारा अप्रूवल ख़त्म हो गया। अब मेन आ गया। अब देखो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी पढ़नी है लिक्विडेटर की। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब सेम ही है, सीआईआरपी में पढ़ लो, पीपीआईआरपी में पढ़ लो, सीआईआरपी के लिक्विडेशन में पढ़ लो। नॉर्मली जनरली रेगुलेशन नंबर 3 में दी होती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिक्विडेटर, कौन कौन एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है। बट यहाँ पे वॉलेंट्री लिक्विडेशन में रेगुलेशन नंबर 6 जो आपको याद भी करनी है, रेगुलेशन नंबर 6 आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि कौन कौन लिक्विडेटर बन सकता है इन केस ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन में। सर जहाँ पे हम सीआईआरपी में पढ़ के आए रेगुलेशन नंबर 3, ये लिख लो अगर लिखना है तो। रेगुलेशन नंबर 3 सीआईआरपी में अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी बताता है, और पीपीआईआरपी में यही रेगुलेशन नंबर 7, और सीआईआरपी का लिक्विडेशन रेगुलेशन नंबर 3, और यहाँ पे वॉलेंट्री लिक्विडेशन में रेगुलेशन नंबर 6, ये एलिजिबिलिटी बताते हैं। ये अगर आप एक जगह लिख लोगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी। खत्म करो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर हर जगह सेम है, बस परसेंटेज का खेल है लास्ट में, 5%, 10%, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला कि कोई भी एलिजिबल कैसे होगा लिक्विडेटर अपॉइंट होने के? पहला, या तो वो खुद या फिर वो एम्प्लॉई प्रोप्राइटर, या तो खुद, या अगर वो किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का पार्टनर डायरेक्टर है तो उसके सारे पार्टनर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट से ये मतलब है कि पहला कि वो अपॉइंट एलिजिबल होना चाहिए कि वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। पहला वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जैसा अपॉइंट होने, जैसा एलिजिबल होना चाहिए, वो क्राइटेरिया था ना, वो पूरा फुलफिल करना चाहिए। सेकंड, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर से। तीसरा, वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। जो पर्सन एज ए प्रपोज लिक्विडेटर है वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसका? सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म। दोबारा, वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसका? सीए फर्म, सीएस फर्म, सीएमए फर्म पिछले 3 सालों में। सेकंड, वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसका? लीगल फर्म का या फिर वो कंसल्टिंग फर्म का, जो फर्म 10% ऑफ ग्रोस टर्नओवर ले रही है, टोटल टर्नओवर का उसका पूरे साल में सिर्फ यहीं से आ रहा है वो। ठीक है, तो वो नहीं बन सकता एज ए लिक्विडेटर। अब यही 10% को अगर हम 5% कर देंगे तो सीआईआरपी और पीपीआईआरपी के लिए बन जाएगा, और यही 10% लिक्विडेशन के लिए और वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना है अपॉइंटमेंट वाले में कि अगर इसी 10% को हम 5% कर देंगे तो सीआईआरपी और पीपीआईआरपी में चल जाएगा, और यही 10% अगर हम सीआईआरपी का लिक्विडेशन और वॉलेंट्री लिक्विडेशन में दोनों में रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी इसको रिलैक्सेशन देना चाहते हैं और कुछ नहीं। रेगुलेशन 4 है आपकी, आती है इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। सर इफेक्ट क्या? नॉर्मल कि सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे और ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ मान लिया जाएगा एम्प्लॉयज़ का। पर अगर लिक्विडेटर को लगता है कि
अगर बिजनेस कैरी करना है, सर बिजनेस क्यों कैरी करेंगे, हम तो लिक्विडेशन में जा रहे थे। बच्चों लिक्विडेशन में हम बिजनेस कैरी तब तक करेंगे जब तक डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं आता एनसीएलटी से, अंडर सेक्शन 59 सब सेक्शन 8 में, ठीक है। तब तक उतनी देर के लिए हमें अगर बिजनेस कैरी करवाना है तो लिक्विडेटर चाहे तो करवा सकता है। तो ये ठीक है, रेगुलेशन 4 में इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ये कहता है कि अगर बिजनेस हमारे सारा मान लो बंद हो जाएगा और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 6 मैंने आपको पढ़ा दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रेगुलेशन नंबर 7 से इतनी बात कहता है कि अगर कोई भी हम रेमुनरेशन दे रहे हैं किसको, लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट जो लिक्विडेशन का पार्ट है उसका कॉस्ट बन जाएगा। रेगुलेशन नंबर 7 ये कहती है। रेगुलेशन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसके भी मैं कनेक्टिविटी करवाऊंगा सीआईआरपी से, पहले सुन लो, ये आपने पढ़ा भी है। रेगुलेशन नंबर 11 कहती है कि अगर किसी लिक्विडेटर को ये लगता है कि मेरे को कोई बंदा अपॉइंट, मतलब लिक्विडेटर चाहे तो कोई पर्सन अपॉइंट कर सकता है उसकी मदद करवाने के लिए, फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी फंक्शंस ऑब्लिगेशंस के लिए लिक्विडेटर चाहे तो कोई थर्ड पर्सन एज अ प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है, पर उसकी कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहली कि वो जो लिक्विडेटर बंदा अपॉइंट कर रहा है वो उससे रिलेटिव नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या, लिक्विडेटर से अब रिलेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट डेटर से। पहली कंडीशन कि वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए लिक्विडेटर का। सेकंड कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट डेटर की। थर्ड, जो पर्सन उसकी मदद के लिए आ रहा है ना वो पिछले 5 सालों में ऑडिटर नहीं होना चाहिए। किसका, कॉर्पोरेट डेटर का। सर सेम अब आपको मैं याद करवाता हूँ, यही 3 कंडीशन हमने पढ़ी है रेगुलेशन नंबर 27 में सीआईआरपी के। आप खोल के देख लेना बुक, आपको ध्यान से आपको अच्छे से याद आ जाएगा। रेगुलेशन नंबर 27, जब हम लिक्विड वैल्यूअर रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट करते हैं तब उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। सेम ऐसा यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 11 है। तीनों कंडीशन क्या, कि वो लिक्विडेटर से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट डेटर की। तीसरा, वो पिछले 5 सालों में क्या नहीं होना चाहिए, ऑडिटर नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 11 खत्म। अब रेगुलेशन नंबर 8 आती है रिपोर्टिंग की। सर ये जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट होगा ना वो 4 रिपोर्ट बनाएगा। पहला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, और दूसरा स्टेटस रिपोर्ट, तीसरा माइन्यूट्स ऑफ स्टेक होल्डर रिपोर्ट, फोर्थ ये आपका फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। 4 रिपोर्ट बनाएगा। अब ये जो रिपोर्ट है ना इसमें क्राइटेरिया है कि कोई भी स्टेक होल्डर चाहे तो ये लिक्विडेटर को रिक्वेस्ट करके ले सकता है। सर फ्री में तो लेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 बातें ये कहती हैं। पहली बात ये है कि जो भी लिक्विडेटर, जो भी जिसको भी रिपोर्ट चाहिए वो राइटिंग में लिक्विडेटर को रिक्वेस्ट करेगा। सेकंड, जो भी कॉस्ट होगा वो बियर करेगा कि मतलब भाई लिक्विडेटर ने तो पैसे कुछ बनाया तो उसकी कॉस्ट देगा वो मेरे को लेने के लिए। तीसरा, जो भी एक एनडीए साइन होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो भी रिपोर्ट होगी ना वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। तो एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन ले भी रहा हूँ, रिपोर्ट ले भी रहा हूँ, पैसे दे के भी ले रहा हूँ, पर मेरे को कॉन्फिडेंशियली रखनी है। 3 चीज़ें, वो रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में, दूसरा पैसे देगा जितनी भी कॉस्ट ऑफ बियरिंग ऑफ जो भी उसको रिपोर्ट बनाने में लगी, तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन होगा इन तीनों के बीच में, नॉर्मल। अब हमारा मेन आया रिपोर्टिंग। जो रिपोर्ट होती है मेन पहली रिपोर्ट होती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, रेगुलेशन नंबर 9। ये हमारा जून 25 में अभी आया अभी एग्जाम में, आप आईबीसी के ओपन बुक पेपर में, कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की कंटेंट क्या होता है। बहुत आसान है ये, आप नॉर्मल रीड भी करोगे ना तब भी हो जाएगा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बनाता है लिक्विडेटर, कितने दिनों में बनाता है, विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा लिक्विडेटर। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कंटेंट, ये आया था एग्जाम में कि कंटेंट क्या है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के। पहला देखो, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बता दो, हमारा एस्टिमेटेड एसेट एंड लाइबिलिटी बता दो, ठीक है, कंपनी की एज ऑन लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, पहला। दूसरा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता दो। सेकंड, एसेट एंड लाइबिलिटी, एस्टिमेटेड एसेट एंड लाइबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तीसरा कि क्या लिक्विडेटर को लगता है कि कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहीं कंपनी जो वाइंडिंग अप हो रही है ये फ्रॉड के पर्पज से तो नहीं हो रही, तो ये आपको अगर उसको चाहे तो वो फर्दर इंक्वायरी कर सकता है। ख़त्म। चौथी मेन चीज़, जो ये जो लिक्विडेटर है ना वो साथ साथ ये भी बताएगा कि ये जो मेरा प्रपोज प्लान है कैसे मैं पूरा वाइंडिंग अप करूँगा, ये। सेकंड, कितनी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट लग सकती है, कितने टाइम में वॉलंटरी लिक्विडेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोबारा से, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अंडर रेगुलेशन नंबर 9 कितने दिनों में बनती है, 45 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट।
क्या क्या कंटेंट आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एस्टिमेटेड असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तीसरा क्या है, लिक्विडेटर को लगता है कि वेदर फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो वो कर सकता है। चौथी कि वो बताएगा कि मेरा प्लान कैसा है, कैसे मैं पूरा लिक्विडेट वॉलेंट्री लिक्विडेट करूँगा कंपनी को, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितने टाइम में होगा। ये हमारा रेगुलेशन नंबर 9 इतनी सी बात कहते हैं। बहुत आसान है, रीड करोगे नॉर्मल भी याद हो जाएगा। अब रेगुलेशन नंबर 14 पब्लिक अनाउंसमेंट। सर अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, वॉलेंट्री लिक्विडेट, तो हम क्लेम भी तो मंगवाएंगे यार, हम लिक्विडेट तो हो रहे हैं, किसी क्रिएटर को अनअवेयर है, हम तो घुस जाएंगे चुपके चुपके, हम लिक्विडेट ना हो जाए, तो हम पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे फॉर्म ए में, सबको बुलाएंगे कि भाई जिसका भी तुम्हारा क्लेम है, तुम्हारा पैसा लेना है, क्रिएटर लोग आओ ना, जल्दी क्लेम भरो और अपना पैसा लेके निकलो, मेरे को अपना लिक्विडेट होने दो। तो यहाँ पे फॉर्म ए में आपका ये पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। सर आपको भी पता है, अब यहाँ पे भी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये भी लिखना है तो लिख लो, ठीक है। वॉलेंट्री ये लिक्विडेशन है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में 5 डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, CIRP में 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, PPIRP में 2 दिन में आपका पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। दोबारा से, PPIRP में 2 दिन में लिक्विडेशन में वो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, CIRP में 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, और वॉलेंट्री लिक्विडेशन में 5 दिन में होती है पब्लिक अनाउंसमेंट। ये आपको लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, अब ये तो आपको सब पता है, हर जगह पढ़ के आए हो, CIRP में, PPIRP में, कि कहाँ पे होगी, 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और एक वर्नैकुलर। कहाँ पे होगी, एक देखो जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस आपका बिजनेस का सिचुएटेड है वो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वो, और जहाँ पे आपका मटेरियल बिजनेस जो हो रहा है ना कॉर्पोरेट डेटर का, वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। एंड सेकंड, ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, किसकी वेबसाइट पे, कॉर्पोरेट डेटर की। और वो कोई भी अगर IBBI ने बोला है किसी वेबसाइट पे अपलोड करने को, तो IBBI ने जो भी वेबसाइट बोली है उस पर हम आपका पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे। इतना सा था पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में। अब यहाँ पे इन लोगों ने, मॉड्यूल वालों ने 16, 17, 18, 19 रेगुलेशन एक साथ पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं कहता, बहुत प्यारी सी बात कहता है कि अगर क्लेम की बात है, फॉर्म ए में पब्लिक अनाउंसमेंट हुई। अब 16, 17, 18, 19 की बात करते हैं। जो क्रेडिटर हैं कौन से, अदर देन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, वो किस में फाइल करेंगे, आपका फॉर्म नंबर बी में, अदर देन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय फॉर्म बी में फाइल करेंगे। 17 में फॉर्म नंबर सी आता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे क्लेम फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर सी में। फॉर्म नंबर डी आता है आपका किसका, 16, 17, 18, 18 फॉर्म डी किसका, वर्कमैन एंड एम्प्लॉय का। फॉर्म नंबर बी में अदर देन वर्कमैन एम्प्लॉय, डी में वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, ई में जो वर्कमैन एंड एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो ई में आपका क्लेम फाइल करेंगे। फॉर्म एफ लास्ट, अदर स्टेक होल्डर, जो भी अदर इन लोगों से अदर जो हो गया वो फॉर्म एफ में आपका फाइल करेगा। जैसे आपका सप्लायर हो गया है ना, उसको तो फॉर्म एफ में आपका फाइल करके क्लेम आपके लिए मांग सकता है। तो ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट में हमने बता दिया था कि आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। सर लास्ट डेट क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ क्लेम सबमिट करने की आपकी 30 दिन होती है। लास्ट मतलब 30 दिन कहाँ से स्टार्ट होगा, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से। तो उतने दिनों में आपको कर लेना है। अब आगे आपको, अब जो लिक्विडेटर को क्लेम आए, अब एक कहानी की तरह है नॉर्मल, लिक्विडेटर को क्लेम है, अब वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कब से करेगा, विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से होंगे, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। तो ठीक है, पहले 30 वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ यहाँ पे, उसके 30 दिन में क्लेम मंगवाए। अब उसके 30 दिन जब खत्म हुए, वहाँ से हमने अपने वेरीफाई करा 30 दिन में। अब वो बनाएगा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर अंडर रेगुलेशन 30, ठीक है। अब वो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर में क्या क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, जिन जिन के क्लेम आए उनका नाम होगा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर में। अब ये यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बनती कितने दिनों में है, तो ये बनती है 2 डेट है यहाँ पे, 45 दिन, 15 दिन। सर 2 डेट का मतलब मेरे को समझ नहीं आया। 2 डेट का मतलब ये 45 दिन तब है जब कोई भी क्रेडिटर ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्लेम ही नहीं आया तो कोई क्रेडिटर नहीं है अपने पास, तो 45 दिन में बनेगी। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ठीक है। पर अगर कोई क्लेम है हमारे पास आया है और अगर क्रेडिटर है तो 15 दिन में, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम, ठीक है। 2 डेट, अगर क्रेडिटर नहीं है तो 45 दिन में बना दे, फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अगर क्रेडिटर है तो 15 दिन में बना दे। कहाँ से, जहाँ से हमने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम था, वहाँ से 15 दिन में लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बन जाएगा अगर क्रेडिटर है तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या क्या किन किन को इंस्पेक्ट करने के लिए दिया जाता है, क्या, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये थोड़ा एग्जाम में आ सकता है मेरे को लगता है, पर नहीं आएगा, ईजी है।
कि किन किन को इंस्पेक्ट करने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट कि देखो, जिसने क्लेम दिया उसको तो राइट है ही इंस्पेक्ट करने का, कोई मेंबर, कोई प्रमोटर, ठीक है, उसको, और कोई एनी अदर पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकता है। तीसरा, ये जो क्लेम है लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, ये वेबसाइट पे ही हम लोग अपलोड कर देंगे। वेबसाइट पे अपलोड कर दिया तो मतलब तो पूरी दुनिया देखो। और चौथा कि हम लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन के साथ डालेंगे कि इसने इतना क्लेम्स डाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर का। अब रेगुलेशन नंबर 23, ये इंपॉर्टेंट है, मुझको सही लगती है, मतलब मस्त है। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रूफ। देखो, अब मैंने क्लेम मंगवाए थे, अब जो क्लेम मैंने क्लेम मंगवाए थे कि जो जिसका क्लेम है अपना क्लेम दे दो, उस हिसाब से मैं पैसे दे दूंगा। अब जो सामने वाले बंदे को, जिस क्लेमेंट है, अगर उसको कोई एविडेंस इकट्ठा करना पड़ रहा है, उसके लिए कोई पैसा लग रहा है, जैसे उनने मॉर्गेज डीड थी, कोई रजिस्टर करवा रखी थी, ठीक है, चार्ज रजिस्टर करवा रखा था, तो अब चार्ज की कॉपी आरओसी से मंगाई उनने, तो मान लो उसमें उसके 5,000 रुपये लग गए, तो 5,000 रुपये ना वो उसकी कॉस्ट वो खुद बियर करेगा, वो लिक्विडेटर नहीं देगा, ठीक है। और ये जो लिक्विडेटर अगर जो वेरीफाई कर रहा है उस क्लेम को, उसमें जो पैसा लग रहा है वो लिक्विडेशन का पार्ट बन जाएगा, लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। पर जो क्लेमेंट खुद जो एविडेंस इकट्ठा करने में उसका लग रहा है पैसा, वो उसको कॉस्ट खुद की बियर करनी पड़ेगी। पर अगर जो लिक्विडेटर जो वेरीफाई कर रहा है वो आपका लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। पर इसमें एक और ट्विस्ट है। मान लो जो क्लेमेंट ने क्लेम करा वो फॉल्स क्लेम था, और जो लिक्विडेटर है वो वेरीफाई कर रहा था कि ठीक है कि नहीं। अब वो वेरीफाई करने में उसके लिक्विडेटर के पैसे लग गए 5,000 रुपये, तो वो अपना, तो वो तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पर यार ये ऐसे तो गलत हो गया ना, उसका फॉल्स क्लेम था और हम अपना जानबूझ के हमारे 5,000 रुपये लग गए। तो इसमें लिक्विडेटर पूरा एंडेवर लेगा, पूरा स्टेप उठाएगा कि ये रिकवरी हो जाए, ये जो 5,000 रुपये फॉल्स क्लेम तुमने करा और वेरीफाई करने में मेरे 5,000 रुपये लगे, वो हम क्रेडिटर से वसूल लें जिसने क्लेमेंट अपना था, ठीक है। अब रेगुलेशन नंबर 24 हो गया हमारा वेरिफिकेशन। अब ये देखो, अगर कोई बाहर का क्लेमेंट है, फॉरेनर, तो उसका क्लेम कहाँ तक जोड़ेंगे? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, वॉलेंट्री लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक। और अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट रेंट है तो वो भी आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन तक ही जुड़ता है, ये तो सभी को पता है। रेगुलेशन 34 बैंक अकाउंट, ये बढ़िया है। रेगुलेशन नंबर 34 कहता है कि जो भी लिक्विडेशन प्रोसेस अगर तुमने स्टार्ट करो ना वॉलेंट्री लिक्विडेशन, तो आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डेटर के नाम से खुलेगा। तो जैसे मान लो रिलायंस कंपनी का वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो रहा है, तो वो खुलेगी रिलायंस लिमिटेड अंडर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ठीक है, अंडर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ठीक है, इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है उसके नाम से इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन लास्ट में लग जाएगा, उस हिसाब से बैंक खुलेगा, रिलायंस लिमिटेड इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन, इस नाम से आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। अब यहाँ पे करते क्या है, कोई भी ड्यूरिंग द लिक्विडेशन कोई भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कोई भी एसेट बेच के आ रहा है, वो सब इसी बैंक अकाउंट से होगा, पहला। दूसरा, अगर हम कोई एसेट बेच रहे हैं तो 1 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो पैसा हमारा बैंक के अंदर आ जाना चाहिए। मान लो कोई अपने एसेट बेची, वो कैश में बेच दी, तो वो पैसा हमें डिपॉजिट करना है कहाँ पे? आपका बैंक अकाउंट में 1 वर्किंग डे में, ठीक है। और साथ साथ ये भी हमें इंश्योर करना है, जो भी हमने एसेट बेची वो पैसा है ना, वो इकट्ठे नहीं बेचना, इकट्ठे नहीं देना। एसेट बेची, अब जो एसेट बेची ना उसके 30 दिन के अंदर हम पेमेंट निपटाते रहो। ऐसे हम लास्ट तक नहीं रुकेंगे कि पूरा एसेट बिकेगा तब। अब पहला एसेट आया, एसेट बेची, यहाँ से हमने एसेट का 30 दिन के अंदर वो प्रोसीड भी बांट दो, खत्म। यही हमारा वॉलेंट्री लिक्विडेशन में कहता है। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर कोई भी डीलिंग हो रही है 5,000 रुपये से ऊपर, कोई हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो 5,000 से ऊपर भी हो रही है ना, तो कैश में नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी। इतनी सी बात है हमारी रेगुलेशन नंबर 34 में। अब आया रेगुलेशन नंबर 37। देखो CIRP में तो रेगुलेशन नंबर सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? कंप्लीशन 180 डेज में, स्ट्रिक्टली कहता है कि 180 डेज में ख़त्म कर दो। पर वहाँ पे तो हम डराते थे ना कि हमने 180 डेज में नहीं करा तो लिक्विडेशन कर दोगे। अब यहाँ तो कंपनी है ही लिक्विडेशन में, यहाँ पे क्या डराओगे? तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविज़न डाला है कि ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन ख़त्म हो जाना चाहिए विद इन 270 या फिर 90 डेज। सर आप 2 दिन क्यों बोल रहे हो? 270 और 97 नहीं आया। अगर कंपनी में क्रेडिटर हैं तो 270 डेज में ख़त्म कर दो लिक्विडेशन, आपका प्रोसेस पूरा। पर अगर कंपनी में क्रेडिटर नहीं है तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? क्लेम व्लेम तो मंगवानी नहीं है, क्रेडिटर ही नहीं है, तो आप 90 डेज में आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। सर नहीं ख़त्म हुआ और 270 और 90 में, तो जब से ये 270 या फिर 90 डेज ख़त्म हो रहे हैं
वहाँ से अगले 15 दिन में आपको एक कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं करा आपने ख़त्म लिक्विडेशन प्रोसेस 270 और 90 डेज़ में। और वहीं पे आपको बताना पड़ेगा क्या, हम्म, कि कितने हमने इस मतलब ड्यूरिंग द 90 डेज़ और ड्यूरिंग द 270 डेज़ कितना हमने लोगों के साथ सेटलमेंट करी, कितने लोगों को पैसा दिया, कितनी असेट बेची, कितनी असेट नहीं बेच पाए, और कोई हमारी पेंडिंग डेवलपमेंट, कोई एक मतलब मटेरियल हमारी कोई लिटिगेशन है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा दोबारा से। कि ये हमारा बात कर रहा है, जोन आउट नहीं होना, ये बात कर रहा है हमारा कि कब कब हमारा ये ख़त्म हो जाना चाहिए प्रोसेस लिक्विडेशन का। तो 270 और 90 डेज़। 270 डेज़ कब है, जब आपकी कंपनी में क्रेडिटर है। 90 डेज़ कब है, जब आपकी कंपनी में क्रेडिटर नहीं है। ख़त्म। और अगर मान लो 270 और 90 डेज़ में ख़त्म नहीं हुआ तो अगले 15 दिन में मीटिंग बुलाओ, रीज़न दो कि ये क्यों नहीं ख़त्म हुआ। वहाँ पे रीज़न में हमें ये असेट हमें बताना पड़ेगा, सेटलमेंट कितने लोगों से करी और कितने लोगों को पैसा दिया, कितने लोगों को एसेट बेचा, कितना एसेट हमारा बाकी है बिकना, और कोई मटेरियल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करो। एंड ये जो हमने रिपोर्ट बनाई ना, इसको प्लस अटैच विथ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 7 दिनों में फाइल कर देंगे आईबीबीआई को और आरओसी को। ठीक है, जो भी मीटिंग हुई 15 दिन के बाद 7 दिनों के अंदर ये जो रिपोर्ट बनाई प्लस ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों मिला के आईबीबीआई एंड आरओसी को फाइल कर दिया जाएगा। खत्म, बढ़िया सर। अब लास्ट हमारा आता है, बात करते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, बहुत बढ़िया, जब हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो लिक्विडेटर बनाता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट हमारी बहुत बढ़िया है, मतलब जब हमारा प्रोसेस खत्म हो गया, फाइनल रिपोर्ट में क्या होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला कंटेंट है इसका। उसमें लिक्विडेटर बताएगा कि हमारी असेट बिक गई, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, कोई भी पेंडिंग केस सारे डिस्पोज ऑफ हो गए, ये बताएगा लिक्विडेटर अंडर फाइनल रिपोर्ट में। और इसके अंदर फाइनल रिपोर्ट में एक असेट सेल रिपोर्ट भी बनती है। असेट सेल रिपोर्ट क्या कहती है, असेट सेल रिपोर्ट कहती है कि हाँ, जो भी हमने ड्यूरिंग द, जब से लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हुई वहाँ से और जब से प्रोसेस ख़त्म हुआ यहाँ तक हमने जैसे भी असेट बेची, किसको बेची, कितनी बेची, कितने रुपए में बेची और बेचने में कितनी कॉस्ट लगी, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली कि जो वैल्यूएशन हमने करवाई थी ना, जैसे एक एसेट की वैल्यू 100 रुपये थी, अब हमने उसको बेची 90 में, तो हमें उसका रीज़न देना पड़ेगा कि 90 में क्यों बेची, जब उसकी मार्केट वैल्यू 100 है तो उसका रीज़न दे दो। दोबारा से एसेट रिपोर्ट बनेगी, उसमें हमें क्या डिस्क्लोज करना है, पहला कि कितने में बेची एसेट, किसको बेची, कितनी कॉस्ट लगी बेचने में, और कोई पेंडिंग हमारी जो हमने कम में बेची तो उसका रीज़न देना पड़ेगा। ये सब हमें फाइल करना है आईबीबीआई को, आरओसी को। और देन ये सब हमारा मतलब, अब यहाँ पे मेन बात सुनना, यहाँ पे रेगुलेशन से सेक्शन की कनेक्टिविटी करवाता हूँ। यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया, मतलब एसेट बिक गई, लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। नाउ अब ना 59 सब सेक्शन 7 आ जाता है बीच में। यहाँ पे लिक्विडेटर ये सब करने के बाद अब 59(8) में रिपोर्ट लगाएगा एनसीएलटी को कि हमने देखो कर दिया, ये सब अटैचमेंट दिखा दिया, ऑडिट फाइनेंस एविडेंस दिखा दिया कि ये सब हमारा हो गया। अब 59(8) में एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी कि हाँ अब आप कर सकते हो। अब वही ऑर्डर 59(9) में 14 दिन में आपको आरओसी को सबमिट कर देना है, ताकि वो स्ट्राइक ऑफ, मतलब नाम तो काट पाए ना आरओसी को, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर से आप, रजिस्टर ऑफ जो कंपनी होती है उसके रजिस्ट्रार, वहाँ से आप कंपनी का नाम काट पाए। इसलिए 14 डेज़ के अंदर फाइल करना है, और कोई पर्पस नहीं है आरओसी को फाइल करने का, ताकि नाम कट जाए, आपका डिसोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए। सेकेंडली ये हमारा पूरे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे एक आता है हमारा मेन प्रोविज़न, बस यहाँ मतलब यहाँ पे लिक्विडेशन तो ख़त्म। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट के नाम से एक प्रोविज़न बना रखा है। जैसे मान लो कि क्रेडिट, अब जैसे हमें जल्दी हमें लिक्विडेट होना है, अब हमें नहीं पढ़ना चाहते झंझट में कि कौन क्लेम मंगाएगा, कौन ये सब हरकतें करेगा, फॉर्म ABCDEFG, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे हमें आईबीबीआई ने एक प्रोविज़न बना रखा है कि अगर जल्दी हमें लिक्विडेट होना है तो जितना भी कंपनी को लगता है, तो वो सारा पैसा जितना भी क्लेमेंट का है, क्रेडिटर का है, वो सारा पैसा कहाँ पे डालेगी, एक वॉलेंट्री लिक्विडेशन अकाउंट में, कॉर्पोरेट वॉलेंट्री लिक्विडेशन अकाउंट में डालेगी, जो बनाया है आईबीबीआई ने। ठीक है, अगर वो नहीं डालेगी तो 12% पर एनम के हिसाब से उसको फाइन देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, 12% से देना पड़ेगा। और ये जो भी हमने पैसे डाला ना कॉर्पोरेट वॉलेंट्री लिक्विडेशन अकाउंट में,
इसका जो हमने पैसे डाला तो हमें इसको रिसीप्ट मिलेगी, ठीक है। मतलब ये पहले मैं बता देता हूँ ये क्यों बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि कंपनी को नहीं पड़ना झंझट में, या फिर कोई क्रिएटर है बहुत आगे, उसका अभी क्लेम उसका नहीं आया, अब फ्यूचर क्लेम है तो उसके लिए पैसा तो कुछ बना के रखना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ा कि लिक्विडेट हो जाएगा तो उसका पैसा भूल जाएगा। अब उसका थोड़ा दिनों बाद क्लेम है और हम तुम्हें वॉलेंट्री लिक्विडेट आज होना है, तो उसके लिए प्रोविज़न बना रखा है, जो उसका पैसा है क्रिएटर का वो रिजर्व आप कॉर्पोरेट वॉलेंट्री लिक्विडेशन अकाउंट में डाल के रखो, ठीक है। अगर नहीं रखोगे तो 12% पर एनम के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी, ख़त्म। एंड सेकेंडली ये कहता है कि जो 12% जो भी आप पैसे डालोगे ना, जितना भी उसके हिसाब से आपको रिसीट मिल जाएगी। रिसीट मिलेगी, आप उसको फाइल करोगे, रिसीट मिलेगी उसको फाइल करोगे, किसको, आरओसी को एविडेंस के दिखाना पड़ेगा, ख़त्म। और अगर ये जो अकाउंट है ना, अब यहाँ पे जो ये जो कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट है, ये कौन चला रहा है, ये चला रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो भी क्लेमेंट है उसको अपना क्लेम दिखाना पड़ेगा विद एविडेंस कि हाँ देखो मेरे को पैसा है, तो वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिखाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरा वेरीफाई करेगा, अगर उसको लगता है हाँ भाई इसका क्लेम है, तो उसी के वो हिसाब से उसको पैसा दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और ये अगर तब भी मान लो कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में पैसा रहा 15 साल तक, 15 साल हो गए तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो 15 साल के बाद कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारा पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर वहाँ से तो किसी का बाप भी पैसा नहीं ले जा सकता, वो मतलब फाइनल हो गया, वहाँ से आप ले ही नहीं जा सकते। बस इतना सही था कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। और यहाँ पे लास्ट प्रोविज़न कहता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स बुक्स वगैरह, तो मिनिमम 8 साल कहता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो, अगर फिजिकल में है तो 3 साल, पर अगर मतलब कोर्ट चाहे तो वो 8 साल दोनों को कर सकती है। तो अभी बेयर एक्ट में तो फिजिकल के लिए 3 साल है और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 8 साल है, पर कई केस लॉ जजमेंट ये कहते हैं कि दोनों को 8 साल मेंटेन करके रखना है। तो हमें अभी इसी यही पढ़ना है कि दोनों को 8 साल ही लेके चलना है। बस इतना ही से था आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट 2। ओके।